हमेशा की तरह धीमे कदमों से ललिता आई और तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाल कर तिजोरी खोलने लगी। शेखर ने किताब पर से दृष्टि नहीं हटाई। साधारण भाव से पूछा, क्या हो रहा है? कैश बॉक्स खोलती हुई ललिता ने जवाब दिया, रुपए ले रही हूँ शेखरदा। ठीक है, कहकर शेखर फिर उपन्यास में व्यस्त हो गया। ललिता बाहर जाने के लिए थोड़ा साज श्रृंगार करके आई थी। वह चाहती थी कि शेखर उसे एक बार भरपूर नज़र से देख ले और यह पूछे कि वह कहाँ जा रही है। शेखर को उपन्यास से दृष्टि गाड़े देखकर वह कुछ ऊंचे स्वर में बोली, 10 रुपये लिए हैं शेखरदा। उसका ख्याल था कि शेखर इस बात पर अवश्य प्रश्न करेगा, किस लिए या क्यों, और उसकी ओर देखेगा, लेकिन शेखर ने कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया। बहुत ही निर्विकार भाव से कहा, अच्छा, कहा, और उपन्यास पठन में डूबा रहा। उसने ललिता की ओर देखा तक नहीं। ललिता को बड़ी बेचैनी होने लगी। आज उसे कुछ परिचितों के साथ नाटक देखने जाना था। वे लोग नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ललिता बिना शेखर की अनुमति के कहीं नहीं जाती थी। अनुमति उसे मिल भी जाती थी, इसी विश्वास से वह तैयार होकर आई थी कि शेखर दास से रुपए भी ले लेगी और अनुमति भी। किंतु आज स्थिति ही विचित्र थी। शेखर दा उसकी ओर देख तक नहीं रहे थे। वह अनुमति किस तरह लेती? यह विचित्र बात है कि आज तक उसे कभी किसी ने यह नहीं बताया था या आदेश दिया था कि उसे जो भी करना है शेखर दा की अनुमति लेकर करना है। लेकिन ईश्वर ने प्राणी मात्र में जो सहज बुद्धि दी है, उसने न जाने कब ललिता के मन में यह भावना पैदा कर दी थी कि मामा मामी की आश्रिता होने के बावजूद शेखर दा उसके संरक्षक और शुभचिंतक हैं और उसकी आज्ञा या अनुमति के बिना उसे जीवन में कुछ नहीं करना चाहिए। ललिता ने होश संभालने के बाद से आज तक शेखर की अनुमति के बिना कोई काम नहीं किया था। जब उठापटक करते हुए काफ़ी देर हो गई और शेखर का ध्यान योग नहीं टूटा, तो पराजित होकर वह कमरे से बाहर निकलने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक गई और बहुत धीमे स्वर में बोली, हम लोग थिएटर जा रहे हैं। इतने धीमे स्वर में कही गई यह बात शेखर के कानों तक नहीं पहुंची। वह उसी प्रकार उपन्यास पढ़ता रहा। अब ललिता ने स्वर को थोड़ा ऊंचा करके कहा, सब कोई मेरे लिए खड़े हैं। शेखर को लगा उससे कुछ कहा जा रहा है। उपन्यास बंद कर वह बोला, क्या है? ललिता ने आहत स्वर में कहा, इतनी देर बाद सुनाई दिया। मैं कह रही थी हम लोग नाटक देखने जा रहे हैं। हम लोग? शेखर ने कुछ आश्चर्य से प्रश्न किया। हम लोग माने कौन कौन? मैं, अन्ना, ममेरी छोटी बहन, बगल वाले मकान की चारूबाला, चारू का भाई, उनका मामा। ये मामा कौन है? शेखर ने पूछा। गिरीश बाबू। ललिता ने कुछ रुक कर धीरे से उत्तर दिया। एक हफ्ता पहले ही मुंगेर से यहाँ आए हैं। वे बीए यहीं करेंगे। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अरे वाह! शेखर के स्वर में व्यंग झलक आया। बड़ी जल्दी अच्छा खासा परिचय हो गया है। नाम धाम काम सब कुछ मालूम हो गया है। तभी तो 4-5 दिनों से शक्ल तक नहीं दिखी। शायद ताश हो रहा होगा चारू के यहाँ। ललिता शेखर के व्यंग को तेजी से भयभीत हो गई। कुछ भी ना बोल सकी। इधर कई दिनों से ताश की चौकड़ी जम रही होगी, तभी फुर्सत नहीं मिली होगी आने की। शेखर के स्वर का तीखापन बढ़ता जा रहा था। ललिता ने साहस बटोर कर किसी प्रकार स्थिति स्पष्ट की। चारू ने कहा था। चारू ने क्या कहा था? क्या कहा था चारू ने? कहते हुए शेखर ने ललिता की ओर तेज दृष्टि से घुमाई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब पूरी तैयारी करके आई हो पूछने? ठीक है, जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी रही, ना हिली ना डुली। उसे इसी तरह खड़ी देखकर शेखर ने कहा, अब इस तरह मुंह बनाए क्यों खड़ी हो? जाओ। कुछ देर चुप खड़ी रहने के बाद ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, तो जाऊं? कह तो दिया ललिता, जाओ। शेखर ने अनमने भाव से कहा और उपन्यास फिर हाथ में ले लिया। शेखर की इस बातचीत से ललिता का नाटक देखने का सारा उत्साह खत्म हो गया। लेकिन उसकी व्यवस्था यह थी कि उसका नाटक देखने जाना आवश्यक था, क्योंकि दिन में ताश खेलते समय यह निश्चित हो गया था कि नाटक देखने में जितने पैसे खर्च होंगे उसके आधे ललिता देगी और आधे चारू के मामा जी। नीचे चारू के घर के सब लोग सजे धजे खड़े ललिता की प्रतीक्षा कर रहे थे और ज्यों त्यों ललिता को देर हो रही थी त्यों त्यों उनकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता की समझ में कोई ऐसा उपाय नहीं आ रहा था कि शेखर की अनुमति के बिना वह नाटक देखने कैसे जाए। इस कारण वह 1-2 मिनट चुप खड़ी रही। उसने फिर दीन स्वर में प्रश्न किया, सिर्फ आज भर के लिए चली जाऊं शेखरदा?
शेखर ने किताब एक ओर फेंकी और डांट डपट भरे स्वर में कुछ रुखाई के साथ कहा, तंग ना करो ललिता, नाटक देखने की इतनी ही इच्छा हो रही है तो जाओ। तुम अब इतनी छोटी बच्ची नहीं हो कि अपना भला बुरा भी ना समझ सको। ललिता को पसीना आ गया। शेखर से डांट खाने का अभ्यास उसे था। वह कई बार शेखर से डांट खा चुकी है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में शेखर ने इस बेरुखाई के साथ उसे कभी नहीं डांटा था। इस डांट के बाद नाटक देखने की हिम्मत उसमें ना थी, लेकिन तैयार होकर नीचे खड़े उसका इंतजार करते हुए लोगों से जाकर यह कहने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं थी कि वह नाटक देखने नहीं जाएगी। उसे क्या पता था कि इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, वरना वह नाटक की बात पर हामी ही ना भरती। शेखर ने वैसे उसे कहीं आने जाने के लिए कभी नहीं टोका था, इसलिए वह तैयार होकर आई थी। लेकिन इस समय जो कारण बताकर शेखर ने उसके जाने पर प्रतिबंध लगाया था, वह इतना लज्जास्पद था कि ललिता का मन हुआ कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक और उसी तरह वहां खड़ी रही, लेकिन शेखर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने का प्रयास भी नहीं किया। हार कर वह अपने आंसू पोंछती हुई नीचे उतर आई। मेहरी को कहकर उसने अन्ना काली को बुलवाया और 10 का नोट उसके हाथ में देती हुई बोली, तुम लोग नाटक देखने चली जाओ। अन्ना काली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चारू से कह देना मैं नहीं जा सकूंगी। क्या हो गया दीदी? अन्ना काली ने सहानुभूति प्रकट की। कुछ नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, जी मतला रहा है, तबीयत खराब हो रही है। यह कहते हुए ललिता ने बिस्तर की शरण ली। इसके बाद घर में ही काफ़ी नाटक हुआ। अन्ना काली से यह सूचना पाकर चारू बाला आई। उसने बहुत ही खुशामद की, जिद की, कस्में दिलवाईं। फिर ललिता की मामी को बुलवा कर उसने जोर डलवाया, लेकिन ललिता टस से मस न हुई। अन्ना काली नाटक देखना चाहती थी, लेकिन ललिता के दिए 10 रुपये उसके हाथ में थे। जब ललिता चारपाई से नहीं उठी तो उसने चारू वाला को एक और ले जाकर कहा, चारू दीदी, जब ललिता दीदी की तबीयत खराब है और उसका नाटक देखने का मन नहीं है तो उन्हें घर पर ही रहने दो। चलो हम लोग नाटक देख आएं। रुपए तो ललिता दीदी ने दे ही दिए हैं। ये देखो, चारू की समझ में यह बात आ गई। वह यह भी समझ गई कि छोटी होने के बावजूद अन्ना काली समझदार है, इसलिए ललिता को वहीं छोड़ बाकी लोग नाटक देखने चले गए। बगल वाले जिस मकान का जिक्र किया गया है, उसमें ललिता की सहेली चारू बाला और उसकी माँ मनोरमा रहती हैं। ये लोग ब्रह्म समाजी हैं। ललिता और चारू एक ही उम्र की हैं। चारू की माँ मनोरमा को ताश खेलने का बहुत शौक है, लेकिन वे इस खेल में इतनी निपुण नहीं हैं, इसलिए वे प्रायः ललिता को बुलवा लेती हैं, क्योंकि ललिता ताश के खेल में बहुत तेज़ है। शेखर को यह बात मालूम थी। उसे यह भी मालूम था कि दिन के खाने के बाद चारू के घर में ताश की चौकड़ी बैठती है और बाजी ललिता के हाथ में रहती है। शेखर को जो बात मालूम थी और जो बात शेखर को उस शाम मालूम हुई, वह यह थी कि आजकल चारूबाला का मामा गिरीन्द्र यहाँ आए हुए हैं। गिरीन्द्र बांकीपुर में पढ़ता है और कलकत्ता नहीं के बराबर ही आता था, इसलिए शेखर गिरीन्द्र को नहीं पहचानता था। स्वाभाविक था कि शेखर को ललिता का उसके साथ नाटक देखने जाना अच्छा नहीं लगा। गिरीन्द्र जिस दिन आता था, ताश का खेल आरंभ करते समय मनोरमा गिरीन्द्र को परिचित करने के लिए ललिता को अवश्य बुला लिया करती थी। ललिता आती थी तो खेल खूब जमता था। ललिता के कारण मनोरमा बाजी जीत जाती थी। ललिता जिस शाम नाटक देखने नहीं गई, अगले दिन दोपहर में जब मनोरमा ने मेहरी को भेजकर ललिता को बुलवाया तो ललिता ने मेहरी से कह दिया कि वह नहीं आ सकेगी, वह कुछ काम कर रही है। थोड़ी देर बाद चारू आई। ललिता सचमुच ही किसी अंग्रेजी पुस्तक में से कुछ अनुवाद कर रही थी। ललिता ने अनुवाद करने की बात कहकर चारू पर भी अपना व्यवस्था प्रकट कर दी। चारू लौट आई तो मनोरमा ने स्वयं ललिता के पास जाकर और उसकी किताब कॉपी कोने में फेंक कर अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, चल उठ, बड़ी होने पर तुझे क्या मजिस्ट्री करनी है, और अगर तू मजिस्ट्रेट हो भी गई तो भी क्या तुझे क्लब में ताश नहीं खेलना पड़ेगा? चल, अब देर हो रही है। ललिता के सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। वह रुआसे स्वर में बोली, नहीं, आज तो नहीं जाना हो सकेगा, बहुत काम है, कल जरूर आ जाऊंगी। लेकिन मनोरमा ने उसकी एक न सुनी, उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचती हुई अपने साथ ले गई। ताश शुरू हुआ। हर दिन की तरह चारू और गिरीन्द्र एक तरफ और ललिता और मनोरमा दूसरी तरफ, लेकिन आज ललिता का मन खेल में नहीं था, इसलिए खेल कुछ जमा नहीं। अनमने भाव से थोड़ी देर खेल कर वह उठ खड़ी हुई। जब वह जाने लगी तो गिरीन्द्र बोला, कल शाम आप अपने हिस्से के रुपए तो भिजवा दिए, लेकिन नाटक नहीं देखा। चलिए कल देखाएं नाटक।
ललिता ने सिर हिलाकर बहुत ही शालीनता के साथ कहा, नहीं, कल अचानक ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब तो तबीयत ठीक है। गिरीन्द्र हंसकर बोला, अब तो आप देख सकती हैं। चलेंगी कल? नहीं, कल नहीं, कल मुझे फुर्सत नहीं है। यह कहती हुई ललिता जल्दी से घर से बाहर निकल आई। यह बात नहीं कि आज उसे शेखर के डर के कारण ताश खेलने में आनंद नहीं आया। सच्चाई यह थी कि उसे स्वयं बहुत शर्म आ रही थी। शर्म आने का कारण था यह बात थी कि जब से उसने होश संभाला था, वह जिस तरह अपने घर में निसंकोच इधर उधर घूमती थी, उसी तरह शेखर के घर में भी निसंकोच आया जाया करती थी। शेखर उसे घर का ही सदस्य लगता था, इसलिए उसे शेखर के सामने जाने में कोई संकोच या झिझक का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन कल शाम शेखर के संकेत करने के बाद उसे अचानक अनुभव हुआ कि गिरीन्द्र तो घर का सदस्य नहीं, पराया है। आज वह जब ताश खेलते समय गिरीन्द्र के सामने बैठी तो पूरे समय उसे बड़ी झिझक लगती रही। ललिता ने धीरे धीरे महसूस किया कि इधर कुछ दिनों के परिचय में गिरीन्द्र की दृष्टि में कुछ परिवर्तन हो गया है और वह उसे एक विशेष की नज़र से देखने लगा है। ऐसी नज़र से जिसमें प्रीति या आसक्ति के भाव होते हैं। पुरुष की आसक्ति भरी दृष्टि तरुणी लड़की के लिए इतनी बड़ी लज्जा की बात होती है। यह अनुभूति ललिता को आज पहली बार हुई। अपने घर थोड़ी देर रुककर वे जल्दी से शेखर के कमरे में पहुंच गई और वर्षों से जिस काम को वह अधिकारपूर्वक करती आई थी, उसे करने में व्यस्त हो गई। किसी ने यह काम उसे नहीं सौंपा था, उसने स्वयं ही यह काम अपने ऊपर ले लिया था और लोगों ने उसे ललिता की जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। वह काम था शेखर के कमरे की झाड़ पोंछ और उस कमरे की चीज़ों को सही व्यवस्था। कौन चीज़ कहाँ है, किस जगह रखनी चाहिए और कहाँ रहेगी, यह ललिता के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। शेखर कई बार तो ज़रूरत की चीज़ न मिलने पर मेहरी को भेजकर ललिता को बुलवाता था और ललिता पल भर में उस चीज़ को खोज कर शेखर को सौंप देती थी। या अगर ललिता 2-3 दिन चीज़ें ठीक नहीं करती थी तो शेखर का कमरा उन दिनों उसी तरह अव्यवस्थित रहता था। एक सप्ताह से ताश के खेल में ललिता कमरा ठीक करने का समय नहीं निकाल पाई थी। इस कारण कमरे की दशा खासी शोचनीय हो गई थी। ललिता ने धोती का पल्ला कमर में कसा और कमरे की झाड़ पोंछ की अवस्था में व्यस्त हो गई। दोनों घरों के लोगों से यह बात छिपी न थी कि ललिता और शेखर के बीच एक स्नेह संबंध है। दोनों घरों के लोगों ने इस संबंध को एक सहज, स्वाभाविक और स्वच्छ संबंध ही माना था और इसे कभी आलोचना का विषय नहीं समझा था। अगर शेखर की कोई छोटी बहन होती तो क्या वह यह सब नहीं करती जो ललिता शेखर के लिए करती है। पर इस बात का कोई नहीं जानता था कि वह स्नेह संबंध अब किस मोड़ पर पहुंच गया है और कौन सा नया रूप लेने जा रहा है। वास्तविकता यह थी कि ललिता तक भी यह बात नहीं जानती थी कि उन दोनों के आचरण में भी अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जो किसी को खटकती। सब कुछ सहज था कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ललिता किसी दिन इस घर में बहू का स्थान ले सकती है। जब भुवनेश्वरी तक के मन में इस तरह का कोई विचार नहीं आया तो बेचारी ललिता के करीबी मामा मामी तो यह कल्पना तक करने की धृष्टता नहीं कर सकते थे। ललिता का इरादा था कि वह कमरे की व्यवस्था ठीक करके शेखर के आने से पहले ही अपने घर लौट जाएगी, लेकिन काम पूरा होने में देर हो गई और घड़ी की ओर ललिता का ध्यान नहीं गया। दरवाजे के बाहर जूते की टक टक सुनकर ललिता हक्की बक्की रह गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक ओर हटकर चुपचाप खड़ी हो गई। कमरे में प्रवेश करते हुए शेखर ने कहा, मिल गई फुर्सत कमरा ठीक करने की? तो कल रात कितने बजे लौटी नाटक देखकर? ललिता ने मानो कुछ सुना ही नहीं। शेखर सोफे पर सहारा लेकर बैठ गया और सवाल करने लगा, हाँ तो कब लौटी? 2 बजे? 3 बजे? क्या बात है, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? ललिता चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने कुछ नाराज़गी के साथ कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं। ललिता ने धोती का पल्ला ठीक किया और धीमी गति से कमरे से बाहर निकल आई। भुवनेश्वरी भंडार के सामने बैठी शेखर के लिए जलपान की तस्तरी सजा रही थी। उनके निकट जाकर धीमी आवाज में ललिता ने पूछा, मुझे बुलाया था माँ? भुवनेश्वरी ने कुछ आश्चर्य के साथ ललिता के चेहरे की ओर देखा और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, लेकिन पहले तो यह बता कि आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तूने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है क्या? ललिता बोली, कुछ नहीं। उसने अपना सिर हिला दिया। अच्छा तो तू यह नाश्ते की तस्तरी अपने शेखर दा को देकर मेरे पास आ। ललिता ने अनिच्छा से तस्तरी उठाई और ऊपर पहुंची तो देखा शेखर सोफे पर उसी तरह अधलेटा पड़ा है।
ना कपड़े बदले हैं, ना मुंह धोया है, बस आंखें बंद कर रखी हैं और कुछ सोच रहा है।